उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे भारत में एक बवाल हो चुका है। बेटियों को पढ़ाना चाहिए या नहीं पढ़ाना चाहिए, अपनी पत्नी को पढ़ाना चाहिए, यानी तो अपनी पत्नी को अपनी बहू को जरूर पढ़ाओ, लेकिन उसको एक बात और समझाओ, तुम्हारे साथ में जो दुबे हैं, पांडे हैं, मिश्रा है, चौबे है, उनसे सावधान रहो। बेटियों को पढ़ाना चाहिए, लेकिन पढ़ाने के साथ में उनको महात्मा ज्योतिराव फुले भी सिखाना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि महात्मा ज्योतिराव फुले का फुले का क्या हमारी जिंदगी में। किसी गधे को गधा बोले तो उसको गुस्सा आता है, लेकिन हमारी महिलाओं को अछूत बोल दे तो उनको गुस्सा नहीं आता। आज भी महिलाएं समाज की जो कुरीतियां है उन कुरीतियों को चलाने वाले हैं और भी उसको देते हैं। हम जोड़ते हैं, अनाज उसको देते हैं, खाना हम बनाते हैं, वो खाता नहीं है। वो खाना क्यों नहीं खाता है? क्योंकि वो आज भी हमको अछूत मानता है। हमारा छुआ हुआ, हमारा पकाया हुआ खाना वो खुद नहीं खाता है। वो क्या लेकर जाता है? इसे सीधा लेके जाता है। क्या लेके जाता है? सीधा लेके जाता है। हम भी उसको बिना सोचे सीधा दे देते हैं। सीधा का मतलब होता है डायरेक्ट। हम कुछ भी नहीं सोचते, हम उसको डायरेक्ट देते हैं, और डायरेक्ट देने के बाद में हमारा ही सीधा करने के बाद में वो हमारे सत्यानाश की प्लानिंग बना देता है। वो हमारे सत्यानाश की प्लानिंग बना देता है। हमें को नष्ट करने में उनका योगदान हो सकता है। ऐसा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं। और महिलाओं की उन्नति पर समाज की उन्नति भी निर्भर करती है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर दूसरी बात ये भी कहते हैं कि जिस समाज की महिलाओं में अगर किसी समाज की उन्नति का मामला करना है तो उस समाज में देखना होगा कि कितनी शिक्षित महिलाएं हैं, कितनी पढ़ी लिखी महिलाएं हैं। आज समाज की उन्नति का अगर मापन किया जाए तो समाज में डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, वकील भी है, प्रोफेसर भी है, इतना ही नहीं समाज में सांसद भी है। लेकिन क्या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस मकसद से कहा था कि महिलाओं की संगठित शक्ति होना चाहिए, इस पर मेरा विश्वास है, और जिस मकसद से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि महिलाओं की समाज की उन्नति मैं तभी मापना चाहूंगा कि उस समाज में शिक्षित महिलाओं का कितना प्रमाण है। अगर बात को देखा जाए तो महिला डॉक्टर बन गई, इंजीनियर बन गई, वकील भी बन गई, प्रोफेसर भी बन गई, सांसद भी बन गई, लेकिन वो महिला को ये समझ में नहीं आया कि मेरी शिक्षा का क्या मतलब है, मैंने शिक्षा क्यों लेनी चाहिए। तो पहली बात मैं ये बोलना चाहती हूँ कि समाज की जो शिक्षित महिलाएं हैं उनकी जिम्मेवारी है कि वो समाज की जो अनपढ़ महिलाएं हैं उन महिलाओं का नेतृत्व कर सके। क्योंकि अगर हम पढ़ गई हैं, हम पढ़ लिख गई हैं, हम डॉक्टर बन गई हैं, इंजीनियर बन गई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी उन्नति हो गई तो बाकी महिलाओं की उन्नति करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारी जो अनपढ़ बहनें हैं उन अनपढ़ बहनों की समस्या सुलझाने के लिए हमने कहा है कि आप पढ़ो, आप आगे बढ़ो, सिर्फ अपने परिवार को मत देखो। तो समाज की जो अंतिम घटक में महिलाएं बैठी है, समाज में आज भी जो महिलाएं खेतों में काम कर रही है, समाज में आज भी जो महिलाएं उन पर अन्याय अत्याचार हो रहा है, उन अन्याय अत्याचार की महिलाएं, पीड़ित महिलाएं जो है, उन पीड़ित महिलाओं को भी हम लोग न्याय दिलाना होगा। लेकिन बात ऐसी हो गई जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया कि हमारी पीड़ित महिलाओं को हमको न्याय दिलाना होगा। समाज में ब्राह्मणों ने अपनी बहू बेटियों को पढ़ाना शुरू कर दिया और उनको एक मिशन दे दिया कि बस आज आप अपना देखो,
जब जब महिला पढ़ी है, शिक्षित हुई है, बस उन महिलाओं ने बस अपना अपना देखना शुरू कर दिया। हम महाराष्ट्र में बोलते हैं साड़ी माड़ी गाड़ी में सब महिलाएं व्यस्त हो गई। पढ़ी लिखी महिलाएं जो है वो साड़ी माड़ी गाड़ी में व्यस्त हो गई। हम उन महिलाओं को ये बात बताना चाहते हैं कि हमें साड़ी माड़ी गाड़ी में व्यस्त नहीं होना है। तो हमारे सामने जो हमारी गांव देहात से महिलाएं आई है, उन महिलाओं की जो समस्या है वो समस्या सुलझाने के लिए हमें इकट्ठा होना है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि महिलाओं की संगठित शक्ति होनी चाहिए। अब महिलाओं की संगठित शक्ति तो होती है, कहाँ होती है? जब सास इकट्ठे बैठ जाती है तो वो सास भी संगठित हो जाती है और उनमें चर्चा क्या होती है? मेरी बहू ने ऐसा किया, मेरी बहू ने वैसा किया, मेरी बहू ऐसी है, मेरी बहू ऐसी है। और वो फिर घर में जाकर सास बोलती है उसकी जो बहू है ना उसकी सास के साथ ऐसा बर्ताव है। ऐसी संगठित शक्ति महिलाओं की हो चुकी है। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं की संगठित शक्ति महिलाओं के खिलाफ होनी चाहिए इसलिए नहीं कहा था। देश में जितनी भी महिला है उन सभी महिलाओं की जो समस्या है उन सभी महिलाओं की समस्या समान है। और ये जो समस्या है वो समस्याओं के खिलाफ ये समस्या सुलझाने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि महिलाओं की संगठित शक्ति होनी चाहिए। क्यों? ब्राह्मणों ने किसी भी महिला का स्तर एक जैसा नहीं रखा है। जो भी महिला है समाज की महिलाएं है उनका स्तर एक जैसा नहीं है। ब्राह्मणों ने 4 वर्णों का निर्माण किया। अब 4 वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण को जो हकाधिकार मिला वो हकाधिकार ब्राह्मणों की महिलाओं को भी मिला है। ऐसा नहीं है कि वैश्यों को जो हकाधिकार मिला वो वैश्यों की महिलाओं को भी मिला है। ऐसा भी नहीं है कि क्षत्रियों को जो हकाधिकार मिला वो हकाधिकार उनके घर की महिलाओं को भी मिला। बस अफवाह कुछ इस तरह से है कि ब्राह्मणों ने महिलाओं को शूद्रों में भी नहीं रखा है। शूद्र तो गुलाम है। हमारे जो पुरुष है उनको ब्राह्मणों ने शूद्रों का दर्जा दिया है, लेकिन उन शूद्रों के दर्जा में हमारी महिलाएं भी नहीं है। महिलाएं जो है वो तो गुलाम की गुलाम है, दास की दास किस तरह से कि जिस तरह से शूद्र पुरुष है, शूद्र पुरुष की गुलाम उसकी पत्नी है। मतलब हम दासों की भी दासियां है, हम गुलामों की भी गुलाम है। और ये जो मेरा सभी से निवेदन है, हमारे भाइयों से निवेदन है कि हमारी जो कुछ बहनें हैं वो खड़ी है, उनको आप प्लीज कुर्सी दे दे और हमारे जो भाई है वो खड़े हो जाए, महिलाओं को बैठने के लिए जगह दे। हॉल में अगर जगह कम है तो आप सभी से निवेदन है कि आप महिलाओं को बैठने के लिए जगह दे दे। और हमारी जो संगठन की महिला कार्यकर्ता है उनसे भी अनुरोध है कि वो भी महिलाओं को बैठने के लिए जगह दे दे। तो बात मैं ये समझाना चाहती हूँ कि ब्राह्मणों ने जो 4 वर्णों का निर्माण किया वो 4 वर्णों में महिलाओं को कहीं भी स्थान नहीं दिया है। तो हमें स्थान किसने दिया है? सबसे पहले तो ब्राह्मणों ने कहा मनुस्मृति में महिला अगर उसको रानी बनना है तो उसको किसी राजा से शादी करनी होगी। अगर अपने बेटे को राजा बनना है तो उसको खुद रानी होना होगा। अगर हमको राजा बनना है तो हमें रानी के पेट से पैदा होना होगा। राष्ट्रमाता जिजाऊ साहब ने ब्राह्मणों के मनुस्मृति में उतार दिया, जो रानी भी नहीं थी फिर भी उन्होंने हमारे देश में 2 राजाओं का निर्माण किया है, राजाओं का निर्माण किया है, छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज। ब्राह्मणों ने महिलाओं को कहा था कि आप पढ़ लिख नहीं सकती हो। पढ़ लिख क्यों नहीं सकती हो? अगर महिला पढ़ेगी और पढ़ने वाली महिला अगर ये जानेगी कि ब्राह्मणों ने किस तरह से हमें गुलाम बनाए रखा है तो
मतलब ये ऐसे ही ब्राह्मणों को सौंपने के लिए निर्माण नहीं किया है कि ये हमारे मनगढ़ में जो क्षमता है, हमारी जो क्षमता है, हमारी जो ताकत है, उससे हमने निर्माण किया है। मतलब जब जब महिला जागरूक होती है तो महिला ब्राह्मणी व्यवस्था का विरोध करना जानती है और ब्राह्मणी व्यवस्था का विरोध भी करती है। और इसलिए महात्मा ज्योतिराव फुले को यह समझ में आया था कि समाज की जो 50% महिलाएं हैं ये अनपढ़ है, अज्ञानी है, क्यों ना इन्हें शिक्षित किया जाए। ये धर्म व्यवस्था है, ये धर्म व्यवस्था के बारे में उनको बताया जाए। महात्मा ज्योतिराव फुले ने पहले अपनी पत्नी को पढ़ाना सिखाया। जब माता सावित्री बाई फुले, तब कोई महिला पढ़ती नहीं थी, माता सावित्री बाई फुले पढ़ने लगी तो ब्राह्मणों ने समाज में उनके खिलाफ बहुजन समाज को भड़का दिया। कहते थे अगर बेटी पढ़ती है तो उसके बाप पिता का जो कुल है वो कुल नष्ट हो जाता है। ब्राह्मण कहते थे अगर बेटी पढ़ती है तो पढ़ने से वो जल्दी से विधवा बन जाती है, उसके जो परिवार वाले लोग हैं, उसके जो पति है, पति के अनाज में खाने में कीड़े पड़ जाते हैं। और इस डर से महिलाओं को घर के बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता था। लेकिन फिर भी माता सावित्री बाई फुले ने और ज्योतिराव फुले ने ये बात को माना नहीं। वो समाज की महिलाओं को पढ़ाते गए। तब की बात है कि जब एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम था बाहुली नाम की बेटी थी, विश्वास जी बोले उनकी जो बेटी थी। जब ब्राह्मणों ने देखा कि समाज में महात्मा ज्योतिराव फुले के पीछे समाज जा रहा है, अपनी बेटियों को पढ़ा रहा है, तो ब्राह्मणों ने भोले जी के घर पे बेटियों को घुसाया। उनके घर में जो महिलाएं थी उनको घुसाया और कह दिया उसका पढ़ना बंद करो। अब पिता जो कि महात्मा ज्योतिराव फुले के जो कार्यकर्ता थे, तो उन्होंने ये बात को माना नहीं और न मानने पर हुआ ऐसा कि वो बेटी पढ़ती रही और पढ़ने के बाद में जब ऐसे बेटी मानती नहीं है, वो पढ़ना तो चाहती है, वो होशियार बन रही है, तो एक दिन ऐसा हो गया 7 साल की जो बच्ची थी, 7 साल की बच्ची को लड्डू बहुत पसंद था, तो उसको लड्डू खिलाया गया और वो लड्डू खिलाने के बाद में वो बच्ची की मौत हो गई। वो लड्डू में क्या था, हमारी जो चूड़ियां है, चूड़ियों के कांच को बारीक कूट कर वो कांच को उस लड्डू में डाल दिया था और उसने वो लड्डू खाया और बच्ची की मौत हो गई। हम लोग सोचते हैं कि हम डॉक्टर बन गई, इंजीनियर बन गई, तो हम आसानी से बन गई। ऐसा नहीं है। बड़ी जब इमारत तैयार हो जाती है तो इमारत की जो नींव है वो नींव में कुछ लोगों को दबा लेना पड़ता है। उसी तरह से हमारी महिलाओं का जो संगठन बना है, आज इतनी महिला है हमारे सामने जो बैठी है, तो इसके पीछे जो इतिहास है कि सबसे पहले कुर्बानी बाहुली ने दी थी। ये बात तो हमें भूलना नहीं है कि हमारी शिक्षा के लिए किसी ने कुर्बानी भी दी है और ये कुर्बानी को याद रखकर हम लोगों को हमारी शिक्षा का योग्य उपयोग करना चाहिए। महात्मा ज्योतिराव फुले ने जब पढ़ाई शुरू कर दी तो बस 11 साल की बच्ची थी, मुक्ता सालवे नाम था उनका, और वो बच्ची पढ़ लिख गई तो उसने कुछ लिखने का सोचा, तो उसने क्या लिखा पता है? उसने एक बात सोची कि हम लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, हम लोगों को अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं है, हम लोगों को अच्छा खाना खाने का अधिकार नहीं है। ये ब्राह्मण जो है उनकी बड़ी बड़ी हवेलियां हैं और हम लोगों के झोपड़े भी नहीं है, ऐसा क्यों? क्या सोचा उन्होंने कि उनके तो बड़े बड़े महल हैं और हम लोगों के झोपड़े भी नहीं है, ऐसा क्यों? तब उन्होंने इस बात का विश्लेषण किया
भाई हो नहीं सकता। ब्राह्मण का और हमारा धर्म एक नहीं हो सकता। ब्राह्मण का धर्म अलग है और हमारा धर्म अलग है, क्योंकि ब्राह्मण अच्छा खाता है, हमें अच्छा खाने को नहीं मिलता है। मेरे यहाँ पर जो भी सभी माँ बहने बेटी है, माँ बहने से मेरा एक सवाल है, क्या आज भी ब्राह्मण जो खाता है वो हमारे घर में बनता है? बनता है क्या? ब्राह्मण को जो मिलता है वो क्या हमको मिलता है? नहीं मिलता, क्योंकि गाय को हम पालते हैं और घी उसको देते हैं, हम जोतते हैं, अनाज उसको देते हैं, खाना हम बनाते हैं, वो खाता नहीं है। वो खाना क्यों नहीं खाता है? क्योंकि वो आज भी हमको अछूत मानता है। हमारा छुआ हुआ, हमारा पकाया हुआ खाना वो खुद नहीं खाता है। वो क्या लेकर जाता है? हमसे सीधा लेके जाता है। क्या लेके जाता है? सीधा लेके जाता है। हम भी उसको बिना सोचे सीधा दे देते हैं। सीधा का मतलब होता है डायरेक्ट। हम कुछ भी नहीं सोचते, हम उसको डायरेक्ट देते हैं, और डायरेक्ट देने के बाद में, हमारा ही सीधा खाने के बाद में वो हमारे सत्यानाश की प्लानिंग बना देता है। वो हमारे सत्यानाश की प्लानिंग बना देता है। ब्राह्मणों ने हमारे लिए ब्राह्मणों ने हमारे पुरुषों के लिए वर्ण व्यवस्था को तैयार की, लेकिन महिलाओं को वर्ण व्यवस्था के बाहर रखा गया। उसमें उसका कुछ निजी स्वार्थ था। अगर महिलाओं को वर्ण व्यवस्था में सम्मिलित करता था तो शायद इस देश की महिलाएं कभी भी उसकी गुलाम नहीं बन पाती थी। लेकिन कुछ महिलाओं को ब्राह्मणों ने ब्राह्मण धर्म में ले लिया, लेकिन आज भी ब्राह्मणों के घर की महिलाएं भी गुलाम हैं। आज भी ब्राह्मणों के घर की महिलाएं भी गुलाम है। वो आज भी ब्राह्मण की गुलाम है, लेकिन ब्राह्मण की गुलाम होने के बावजूद वो मूल निवासी बहुजन महिलाओं को उकसाती है, उनका डायवर्शन कर देती है, उनको गुमराह कर देती है। और हम लोग भी समाज में कुछ कुरीतियां चल रही है, उन कुरीतियों को हम कुरीतियों का बोझा हम लोग होते हैं। दूसरी बात, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं को धुतकार कर कहा था कि आपकी जो कोख है वो कोख स्पर्श है, वो कोख अछूत है, इसलिए मैं भी अछूत हूँ। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? हमारी किसी पढ़ी लिखी महिला को ये बात समझ में आती है? अगर किसी गधे को गधा बोले तो उसको गुस्सा आता है, लेकिन हमारी महिलाओं को अछूत बोल दिए तो उनको गुस्सा नहीं आता। आज भी महिलाएं समाज की जो कुरीतियां है उन कुरीतियों को चला रही है, और ये साथ सहयोग देने के लिए हमारी बहनों का इस कुरीतियों का समर्थन करती है। वो किस तरह से? माँ कभी कभी अपने पिता को बोल देती है, बेटी को ज्यादा मत पढ़ाओ। माँ खुद बोलती है, बेटी को ज्यादा मत पढ़ाओ, उसकी शादी कर दो। अभी इंजीनियर अमिताभ बच्चन ने कहा, क्या बेटी की शादी करने से सभी समस्याएं खत्म हो जाती है? नहीं खत्म हो जाती। बेटी की शादी करने से कोई समस्या खत्म नहीं हो जाती। हम तो बस इतना कहना चाहते हैं कि बेटियों को पढ़ाओ। हम क्या कहना चाहते हैं? मेरी बात ध्यान से सुनो। उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में एक बवाल मच चुका है। बेटियों को पढ़ाना चाहिए या नहीं पढ़ाना चाहिए, अपनी पत्नी को पढ़ाना चाहिए या नहीं पढ़ाना चाहिए। मैडम ने तो उसका बहुत अच्छा रीजन दिया है। मैं भी बताना चाहती हूँ कुछ बात। बेटियों को पढ़ाना चाहिए, लेकिन पढ़ाने के साथ में उनको महात्मा ज्योतिराव फुले भी सिखाना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि महात्मा ज्योतिराव फुले का सावित्रीबाई फुले का क्या हमारी जिंदगी में योगदान था। मेरे सभी मूल निवासी भाइयों से गुजारिश है
उनको ताने भी सुनने पड़ते हैं। तो मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ, अपनी बहन को, अपनी पत्नी को, अपनी बहू को जरूर पढ़ाओ, लेकिन उसको एक बात और समझाओ, तुम्हारे साथ में जो दुबे हैं, पांडे हैं, मिश्रा है, चौबे हैं, उनसे सावधान रहो। गलती तुम्हारी नहीं है, तो वो जो बैठा है ना, उसके कैरेक्टर का भी जरा माफ करना चाहिए, देखना चाहिए कि ये दुबे, पांडे, चौबे ये महिलाओं के साथ में सारी विधि को बताता है। पढ़ना जरूर, लेकिन इनसे भी सावधान रहो। कहीं पता नहीं, अगर आप अपनी पत्नी को पढ़ाओगे तो आगे चलकर महात्मा ज्योतिराव फुले के बाद में आपका नाम निकल जाएगा। आपका महात्मा ज्योतिराव फुले के बाद में आपका नाम होगा। और मैं बहनों को भी पढ़ाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि आपने अगर जो पढ़ाई की है, जिम्मेदारी से पढ़ाई की है, हमारी पढ़ाई के लिए बहुत सी महिलाओं ने संघर्ष किया है, बहुत त्याग और बलिदान दिया है, तो हमको हमारी पढ़ाई को ध्यान में रखकर हमारी क्या जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी को भी समझना होगा। बाकी मैं किसी के व्यक्तिगत घरेलू मामलों में कोई बात नहीं कहना चाहती हूँ, बस ये सब बात मैं समाज को इसलिए कहना चाहती हूँ कि समाज पर इसका असर हुआ है, समाज पर इसका परिणाम हुआ है। बहनों, एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था कि आप अस्पृश्य हो, इसलिए मैं अस्पृश्य पैदा हुआ हूँ। वो इसलिए कहा था कि आप अपने ऊपर जो कुरीतियों का बोझा लाती है, वो बोझा आपको हटाना होगा। समाज की जो गलत रीति रिवाज है, वो रीति रिवाज आपको हटाना होगा, क्योंकि बाबा साहब आम्बेडकर दूसरी बात ये भी कहना चाहते हैं कि गुलाम माँ से गुलाम बच्चे पैदा होते हैं। अगर आपकी मानसिकता गुलामी की होगी तो आपके बच्चे भी गुलाम होंगे, और आपके बच्चे गुलाम होंगे तो वो आजादी कैसे पाएंगे? वो तो गुलामी होंगे ना। हमारे लोग गुलाम हैं, हमारी माएँ गुलाम है, इसलिए हमारे बच्चे ब्राह्मणों की धार्मिक गुलामी कर रहे हैं। हमारे भारत में अभी हमारी जो सरकार चल रही है, वो डिजिटल बातें कर रही है, डिजिटल इंडिया दिखा रही है। और डिजिटल इंडिया में क्या दिखा रहे हैं? तो डिजिटल इंडिया में वो दिखा रहे हैं महिलाओं का सक्षमीकरण, महिलाओं को सक्षम बनाया जा रहा है। महिलाएं सक्षम नहीं बनती जा रही है, उल्टा महिलाएं बहुत दुर्बल बनाई जा रही है। आज महिलाओं पर अन्याय अत्याचार का प्रमाण बढ़ गया है। आज महिला घर के बाहर सुरक्षित नहीं है, अगर महिला रोड पर भी सुरक्षित नहीं है, स्कूल कॉलेज में भी सुरक्षित नहीं है। मैं तो इतना कहना चाहूंगी कि बहनें जो गुमराह हुई है, वो ऑफिस में भी सुरक्षित नहीं है। हमारी जो बहनें हैं वो ऑफिस में भी सुरक्षित नहीं है। हमारी इंजीनियर अमिता बोध ने एक बात बताई थी, राधा भाई वराड़ी की। ये जो आज का जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है, महिलाओं को इकट्ठा करने के लिए जो प्रोग्राम चल रहा है, उसका मेन मकसद क्या है, वो मैं अपनी बात के जरिए बता रही हूँ। राधा भाई वराड़ी की बात कही थी, तो राधा भाई वराड़ी की एक बात और भी है जो मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आंदोलन किया था, जेल में आंदोलन कर रहे थे, तो पत्रकार ने राधा भाई वराड़ी को एक सवाल भी पूछा था। और वो सवाल कुछ इस तरह से था कि आप जो आंदोलन कर रही हो, वो आंदोलन आप किस लिए कर रही हो? हम बहुत बार टीवी पे देखते हैं, मीडिया वाले कभी महिलाओं की भीड़ इकट्ठा करते हैं, तो उनको पूछा जाता है कि आप यहाँ पर क्यों जमा हुई हो? तो वो महिलाएं कहती, हमें पता नहीं, हमें वो प्रतिभा अम्बेडकर साहब लेके आए थे, हम उनके साथ में चले आए। कभी कभी महिलाएं क्या कहती है, हमें पता नहीं, हमें वो किरण चौधरी मैडम ने क्या है, उनके साथ में आए। उदाहरण बता रही हूँ मैं, असल में ये नहीं है, प्रतिभा अम्बेडकर साहब भी ये नहीं कर सकते और किरण चौधरी मैडम भी ये नहीं कर सकते। वो तो जागरूक करके समाज को यहाँ पर लेके आते हैं। लेकिन मैं बात बता रही हूँ, राधा भाई वराड़ी को जब सवाल पूछा गया था
कि मैं आप यहाँ पर क्यों जमा हुई हो, क्यों आई हो, आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने बताया था, इंग्लंडच्या व्हाईसरॉयच्या मांडीला मांडी लावून इथला राज्यकारभार करण्याचा आम्हाला अधिकार मिळावा, यासाठी हे आंदोलन आहे। अब आपको ये बात मराठी में मैंने बोली इसलिए समझ में नहीं आई होगी। ये बात ऐसी है कि इंग्लैंड में जो वाइसराय बैठा है, वो वाइसराय जो राज्य कारभार चला रहा है, वो राज्य कारभार चलाने का, उसके साथ में बैठकर राज्य कारभार चलाने का हमको भी अधिकार मिले। क्यों? तो हमारी जो समस्या है वो समस्या सुलझाने का हमको भी अधिकार मिले, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। और इसलिए हमारी ये जो माँ बहने बेटी है, मैं उन सभी को कहना चाहती हूँ कि यहाँ के राष्ट्रपति, पंतप्रधान, इनके साथ में बैठकर हमें भी अपनी समस्याएं सुलझाने का अधिकार मिले, इसलिए ये महिलाओं का अधिवेशन है, ये आंदोलन है। आप लोगों को भूख भी लगी होगी, आप एक दिन भूखी रही तो उससे कुछ असर नहीं होता, क्योंकि हमारी महिलाओं के पास समस्या, हमारी महिलाओं को भूखा रहना कोई मतलब ज्यादा मायने नहीं रखता है। एकाध व्रत रहा तो ऐसे ही भूखी रहती है, 9 दिन भूखी रहती है, कुछ महिलाएं तो 3 महीना में भूखी रहती है। ये तो व्रत के नाम पर भूखी रहती है। हमारी महिलाओं कभी घर पे रोटी कम पड़ जाए तो रोटी नहीं कम खाती है, पानी पी लेती है, लेकिन बोलती है चलो सबने खाना खा लिया, मेरा क्या, नहीं भी खाना तो चलेगा। ये हमारे महिलाओं का चरित्र है। लेकिन मैं आपको माता रमाई की एक बात बताना चाहती हूँ। बाबा साहब जब लंदन में पढ़ रहे थे तो माता रमाई घर में 4 रोटियां बनाती थी और 4 रोटियों के 4 टुकड़े करके माता रमाई सबको खिलाती थी, और बची हुई आधी जो रोटी है वो और उनकी जो जेठानी है वो बांट कर खाते थे। और किसके साथ में खाते थे? प्याज के साथ में खाते थे, चटनी के साथ में खाते थे। ये माता रमाई का हमारे लिए त्याग है। हम आपको बोलते हैं कि जो आप व्रत कर रही है, आप जो भूखी रह रही है, माता रमाई को तो मजबूरी थी कि उनको नहीं मिलता था, वो इसलिए भूखी रही है, और वो भूखी रही है इसलिए हमारे घर में आज अनाज है। किसी भगवान के नाम पर भूखा मत रहिए, तो माता रमाई को रोज याद करके आधी रोटी ज्यादा खाइए, आधी रोटी ज्यादा खाइए। क्यों? रोटी खाकर सुस्ताना नहीं है, तो रोटी खाकर माता रमाई का जो आंदोलन है वो आंदोलन हम लोगों को आगे बढ़ाना है। वो किस लिए? आज हमारे देश की समस्याएं हैं और सबसे ज्यादा समस्याएं महिलाओं की है। इस देश में जो वोटर है वो 50% महिलाएं हैं। किस तरह से? हमारे घर में चाचा है तो चाची भी है, दादा है तो दादी भी है, नाना है तो नानी भी है, हमारे घर में पिताजी है तो माँ भी है, बहन है तो बहनोई भी है, मामा है तो मामी भी है। मतलब समाज का जो 50% हिस्सा है वो 50% हिस्सा महिलाएं हैं। और ये जो महिलाएं हैं, राधाबाई बराड़ी की बात सच कर सकती है। किस तरह से? पुरुष किधर भी जाए, कांग्रेस में जाए, बीजेपी में जाए, वो राष्ट्रवादी में जाए, इधर की जो पार्टियां है वो किसी भी पार्टियों में चले जाए, लेकिन सभी महिलाओं ने अगर इकट्ठा सोच लिया कि हमको इस देश की शासन व्यवस्था चलाना है, 50% महिलाएं अगर इकट्ठी हो जाए तो हम इस देश की सरकार बना सकते हैं और हमारी समस्याएं हम खुद हल कर सकते हैं। लेकिन ये हम कब कर सकते हैं? जब इस देश की महिलाओं को जागरूक करना होगा। लेकिन बात ऐसी है, हमारी महिलाएं हमारी खुद की भलाई के लिए इकट्ठा नहीं होती, तो हमारी महिलाएं गुमराह किए गए रास्ते पर इकट्ठा होती है। हमारी महिलाएं धार्मिक कार्यक्रमों के लिए इकट्ठा होती है। वो धार्मिक कार्यक्रम में एक बाबा एक दिन बात रख रहा था, वो कह रहा था यह सब मोह माया
ये मोह माया, इसमें तुम्हारा कुछ भी नहीं है, तुम यहाँ क्या लाए थे और यहाँ से क्या लेके जाओगे। तो एक ने सोचा कोई बात नहीं, बाबा तो बोलता है। वहाँ पे एक चोर बैठा था, वो चोर बोला कि कुछ बाबा बोलता है यहाँ पर क्या रखा है, कुछ भी नहीं, मैं यहाँ पर क्या लाया हूँ, क्या लगा कर पैसा जल्दी से जाऊँगा। तो उसने सोचा बाबा की कोई चीज़ उठा लेते हैं, बाबा सोचेगा ये सब मोह माया है, इसका कोई दुख नहीं करना चाहिए। और बाबा की उसने एक चैन चुरा ली, सोने की चैन थी बाजू में, वो चैन चुरा लिया। कार्यक्रम होने के बाद में, समाप्त होने के बाद में बाबा बोलता है भक्तों को चलो पुलिस स्टेशन जाना है। वो बोलते क्यों? बोले आप मेरा चैन चोरी हुआ है। बोले बाबा आप क्या लाए थे और क्या लेके जाने वाले थे? अरे नहीं भाई, सोने का था और बहुत कीमती था, मुझे वो चैन चाहिए, जो गया उसको जाने दो, आप क्यों उसका दुख कर रहे हो? नहीं नहीं, मुझे पुलिस स्टेशन जाना ही होगा, ये लोग आपको बता के कुछ अलग है और करके कुछ अलग है। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो जो बातें कही, जो जो बातें की, उनके व्यवहार में भी वही बातें थी और वो समाज को भी वही बात बता रहे। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर महिलाओं को बोलते थे आपको कुछ नहीं मिलेगा, जो कुछ मिलने वाला है वो आपको आने वाले पीढ़ी में मिलेगा। भारत के बाहर जब जब महिलाओं ने संघर्ष किया है तब तब महिलाओं को मिला है। हमारे भारत में हम महिलाओं को ज्यादा संघर्ष करने की बात मतलब नहीं करना पड़ा, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए संघर्ष किया और हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया, इसलिए उसका हमको कुछ ज्यादा लगता नहीं, कुछ समझ में नहीं आता है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर बैरिस्टर बन गए और उनकी जो पत्नी थी वो पत्नी अनपढ़ थी, माता रमाई अनपढ़ थी। बाबा साहब आम्बेडकर ने अपने अनपढ़ पत्नी को पढ़ाया। किस तरह से पढ़ाया? उन्होंने महात्मा ज्योतिराव फुले उन्होंने अपने पत्नी को पढ़ाया, इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने अपनी पत्नी को पढ़ाया। ये महापुरुषों का जो आंदोलन है, ये आंदोलन आगे जाने का ये उदाहरण है, आंदोलन आगे लेकर जाना चाहिए। और माता रमाई ने भी कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं साहब की पत्नी हूँ तो लोग मुझे साहब की पत्नी का दर्जा देंगे। माता रमाई कहती है कि बाबा साहब के साथ में अगर महिलाएं आंदोलन में शामिल है तो मुझे भी वो आंदोलन में शामिल होना होगा और मुझे आंदोलन में शामिल होने के लिए क्या करना होगा? जो काम मैं करना चाहूँगी, जो काम मेरे लायक है वो काम करूँगी। माता रमाई ने 1942 में जो कार्यक्रम हुआ था उस कार्यक्रम में महिलाओं की रोटियां सेकने का काम किया है, उन्होंने खाना बनाने का काम किया है। आज की बात वैसी नहीं है। हमारे जो नेता है नेताओं की जो पत्नियां हैं, माता रमाई की, उनका नाम तो लेती है लेकिन माता रमाई की तरह उनका व्यवहार बिल्कुल नहीं है। आज समाज में जिन लोगों को हम चुनकर देते हैं वो लोग समाज की समस्या सुलझाते नहीं हैं, तो वो लोग अपनी समस्या सुलझाने के काम में पड़े हुए हैं। समाज की समस्या तो वही है, समाज वही के वही है। अगर बाबा साहब आम्बेडकर ने हमको जो दिया है वो अगर हमको आगे लेकर जाना है तो महिलाओं को जागरूक होना होगा, क्योंकि सबसे पहले अगर खेती की खोज भी किसी ने की है तो वो महिलाओं ने की है। अनाज का निर्माण जो हुआ है तो वो खेती जो करना है तो वो भी महिलाओं ने की है। बात ऐसी हो गई कि महिलाएं ये सब बात भूल गई। एक उदाहरण बताती हूँ कि एक बहुत क्रांतिकारी संघर्ष करने वाला विद्रोही जिसको कहते हैं, ऐसा एक इंसान था, ऐसा एक आदमी था। उसको कितना भी जकड़ा जाए तो वो जकड़ा नहीं जाता था। इसलिए एक बात की गई, वो कुछ इस तरह से थी कि उसको पिंजरे में, लोहे के पिंजरे में डाल दिया। वो लोहे के पिंजरे में डाला तो उससे भी निकल गया।
फिर उसको वो अगर लोहे के पिंजरे में डालने की बात भी निकलता है, उसको बांध के रखने में भी बाहर निकलता है, तो एक काम किया गया कि चौराहे पर एक चबूतरा लगा दिया और वो चौराहे पर सोने का पिंजरा बना दिया। और वो सोने के पिंजरे में वो जो क्रांतिकारी पकड़ा गया, उस क्रांतिकारी को उस पिंजरे में कैद कर दिया और उसके हाथों में सोने की सलाखें डाली गई, उसके पाँव में सोने की बेड़ियां डाली गई और डालने के बाद में आने वाले लोग, जाने वाले लोग देखते थे तो वो बोलते थे सोने का पिंजरा। तो वो जो अंदर गुलाम रखा हुआ था वो खुद को गर्व महसूस करने लगा और खुद का गर्व महसूस करने के बाद में हुआ ऐसे कि वो सोने के पिंजरा देख कर वो भूल गया कि मुझे आंदोलन करना है, मैं क्रांतिकारी हूँ। कुछ इस तरह से हमारी महिलाओं का भी हो गया। हमको भारी से भारी साड़ी पहना दिए, हमारे गले में, कान में, नाक में, हाथ में चूड़ियां डाली गई, गले में सोना डाला गया, हमारे नाक में सोना डाला गया, पाँव में भी चांदी डाला गया, सोना डाला गया। हम ये बात भूल गए, आने जाने वाले देख करे अरे बाप रे सोने का हार, तो हम गर्व महसूस करें। इस तरह से महिलाओं की बात हुई है कि उनको सोने के आभूषण में लपटा दिया गया और महिलाएं धीरे 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 इस तरह से गुलाम बनती गई, उनका सोना भी छीन लिया गया। तो उन्होंने कहा नहीं, काला धागा तो बांधना चाहिए, तो उन्होंने अपने गले में धागा बांधना शुरू कर दिया। हम महिलाओं की बात ऐसी है, हम लोग सोचते हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ, महिलाएं क्या सोचती है हम बहुत दुखी है और सबसे ज्यादा परेशानी मेरी है। परेशानी क्या है? तो मेरे घर में मेरे पास सोना नहीं है, मेरे पास अच्छी साड़ी नहीं है, मेरे पास अच्छा कपड़ा नहीं है, मेरा अच्छा मकान नहीं है, बस यही हमारी समस्या है। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि आज हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, ये बच्चों की पढ़ाई आने वाली अगली पीढ़ी गुलाम बनी जा रही है, ये बच्चों की पढ़ाई खत्म होने जा रही है। हम लोग सोचते हैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हमारे गरीब का बेटा एक ही स्कूल में पढ़े जाता है, कहीं अंग्रेजी स्कूल बना दिए जाते हैं, भारी भारी प्राइवेट स्कूल बना दिए जाते हैं और सरकारी स्कूल जो है वो बंद कर दिए जाते हैं।